हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 4 रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम लेसन को शुरू करें, आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों, है ना, और अपने आसपास के लोगों का विशेष ध्यान रखें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, उससे भी अच्छा बार बार अपने हाथों को धोएं और उचित दूरी बनाए रखें। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, वैक्सीनेशन के बाद भी ध्यान रखें अपना, और वैक्सीनेशन के तुरंत बाद अपने को थोड़े दिन तक आइसोलेट करके रखें, जिससे कि अन्य लोग भी सुरक्षित रहें। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हम लेसन शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मार्किंग टॉपिक है, बहुत इजीली समझ में आने वाला टॉपिक है और मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि इसमें क्या है, डेरिवेशन से, और न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज का चैप्टर, रासायनिक बल गतिकी। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स है क्या? आपने काइनेटिक्स पढ़ी होगी, गतिकी पढ़ी होगी, विभिन्न प्रकार की गतियों का अध्ययन किया होगा, गति के नियम पढ़े होंगे, गति के समीकरण आपने देखे होंगे, न्यूटन की गति के नियम पढ़े होंगे, गति का पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, है ना, और गति के विभिन्न समीकरण देखे होंगे आपने। वो अलग चीज़ है, वो पदार्थ का मोशन है, वो किसी भी वस्तु का की गति है, वो भी सरल रेखी गति, ठीक है ना, वो भी सर्कुलर मोशन अलग होता है, सरल रेखी गति अलग होती है, वो एक अलग चीज़ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी तो केमिस्ट्री है भाई, तो केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शन की बात की जाती है। तो केमिकल रिएक्शन की गति, रासायनिक अभिक्रिया की का वेग, ये कैसे निकाले भाई हम, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, रासायनिक बल गतिकी में किस किस का अध्ययन किया जाता है? तो रसायन विज्ञान की यह वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जाता है ना, उस वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, और अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म, यानी वो अभिक्रिया किस रास्ते से जा रही है, कैसे हो रही है, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और उस शाखा को ही कहते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म इसी बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स पर डिपेंड करती है इनऑर्गेनिक का चैप्टर, लेकिन ऑर्गेनिक का आधार है, ठीक है। आगे चलते हैं हम और ये देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में क्या अंतर है। ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स आपने 11th में पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताती है कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। किसी रिएक्शन के यानी किसी अभिक्रिया के होने की संभावना को ऊष्मा गतिकी बताती है कि अगर उस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी बराबर नेगेटिव है, गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन अग्र दिशा में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। आया समझ में? स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः प्रवर्तित होगी, ऑटोमेटिक होगी, अपने आप होगी, ठीक है ना, और अग्र दिशा में होगी, सिंपल। अगर डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन नहीं होगी अग्र दिशा में, वो रिएक्शन स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, अस्वतः होगी। तो ये चीज़ आपने देख रखी है। तो ऊष्मा गतिकी ये बताती है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके होने या नहीं होने की संभावना को बताती है। लेकिन अगर वो रिएक्शन होगी तो किस गति से होगी, स्पीड से होगी, स्लो होगी, फास्ट होगी, मीडियम स्पीड से होगी, ये है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये अंतर आप अच्छे से समझना, है ना। तो ऊष्मा गतिकी केवल अभिक्रिया की संभाव्यता को बताती है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, जबकि बल गतिकी अभिक्रिया की गति को बताती है कि अभिक्रिया धीमी गति से होगी या तीव्र गति से होगी। जैसे कि ऊष्मा गतिकी के अनुसार हीरे को ग्रेफाइट में बदला तो जा सकता है, लेकिन इस परिवर्तन की गति इतनी मंद होती है कि हमको दिखाई नहीं देती, बहुत ही मंद होती है, ठीक। तो अब ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम बार बार बोल रहे हैं, ये होता क्या है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग समझने से पहले हम कुछ 2 एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग का लगना। ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, ये एक मंद अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग का लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है और आयरन ऑक्साइड बनता है, Fe2O3H2O। तो ये रस्ट का फॉर्मूला है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपने दीपावली पर या पर किसी शादी समारोह में पटाखे चलाए होंगे, क्रैकर्स आपने चलाए होंगे, तो आपने देखा होगा वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। हम भागते हैं पटाखे को आग लगाते हैं, कहीं हमारे हाथ में नहीं फट जाए या हमको कोई नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि वो रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन
स्लो रिएक्शन है। क्रैकिंग, ये क्रैकर्स को जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर होने वाली रिएक्शन क्या है, फास्ट रिएक्शन है। आपने मूलकों के परीक्षण किए होंगे 11th में और 12th प्रैक्टिकल में, अकार्बनिक लवणों के, इनऑर्गेनिक सॉल्ट के, तो आप देखना सॉल्यूशन डालते ही पीपीटी आ जाती है। तो वो आयंस के बीच में होने वाली रिएक्शन है, वो भी फास्ट होती है, वो भी तीव्र गति से होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ अभिक्रियाएं बहुत स्लो मोशन में होती हैं, स्लो स्पीड से होती है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है बहुत धीमी गति से होती है ना। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वेग की परिभाषा समझने से पहले हमको इन कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान जरूरी है कि कुछ अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र गति से होती हैं और कुछ अभिक्रिया अत्यंत मंद गति से होती हैं। ठीक है, अब किसी भी रिएक्शन की स्पीड हम निकालें कैसे, हम कैसे पता लगाएं कि कोई रिएक्शन स्पीड से हो रही है या स्लो हो रही है। देखिए, रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है रिएक्टेंट, एक है प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अगर अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद जल्दी बनाते हैं, है ना, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हुई, अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन क्या ज़्यादा है। अगर अभिकारक उत्पाद में धीरे धीरे बदल रहे हैं, समय लग रहा है उनको, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्लो रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से कुछ न कुछ रिलेशन है ना, होना चाहिए। किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, अभिक्रिया के वेग का, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक पदार्थ उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, हम जानते हैं। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, क्रियाकारकों की सांद्रता कम होती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। सीधी सी बात है, कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की मात्रा कम होती जाएगी और वो प्रोडक्ट में बदलते जाएंगे, तो प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। मैंने जो आपको बात कही उसको इस ग्राफ से समझिए। अगर हमें सांद्रता और समय में ग्राफ खींचो, आप कहोगे सांद्रता किसकी, तो दोनों की ले रहा हूं मैं, क्रियाकारक की भी ले रहा हूं और उत्पाद की भी ले रहा हूं, प्रोडक्ट की भी ले रहा हूं। तो क्रियाकारक की सांद्रता हम देख रहे हैं समय के साथ घट रही है, उत्पाद की सांद्रता देख रहे हैं समय के साथ बढ़ रही है। ठीक है, चेंज तो हो रहा है भाई। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम हो रही है, उत्पाद की उतनी ही बढ़ रही है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और अभिक्रिया का जो वेग है वो समय के साथ कम हो रहा है। शुरू में अभिक्रिया कारक उत्पाद में जल्दी बदला और बाद में धीरे धीरे इसकी बदलने की स्पीड कम होती गई। ठीक है ना। ये दो ग्राफ हमने देखे यहाँ पर कि वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचते तो समय के साथ वेग भी घटता है और अभिकारक की सांद्रता भी घटती है, केवल उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिभाषित करते हैं कि ये होता क्या है। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। देखो यहाँ पर चेंज दोनों में हो रहा है, रिएक्शन में, रिएक्टेंट में भी हो रहा है, अभिकारक के सांद्रता में भी हो रहा है और उत्पाद की सांद्रता में भी हो रहा है। इसलिए हम दोनों के आधार पर इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से भी हम स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। जब हमने इसको देखा तो हम इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिट निकाल सकते हैं हम इसकी, यूनिट सॉरी, है ना। तो यूनिट क्या होगी भाई, मात्रक। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग सूत्र क्या था, क्रियाकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन है यानी है तो सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल प्रति लीटर, अपॉन परिवर्तन में लगा समय। समय को अगर मैं सेकंड में लूँ, यहाँ मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, मैंने अपनी सुविधा के लिए सेकंड लिया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी। माना कि ये कोई गैसीय अभिक्रिया है, तो अगर गैसीय अभिक्रिया है तो वहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में नहीं लेते हैं, वहां पर वायुमंडल आ जाएगा। तो उस कंडीशन में यूनिट क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है आपके जानने की कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है और इसकी इकाई क्या होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। इससे पहले कि हम इसको डिटेल में पढ़ें, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देता हूं कि होता क्या है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
देखो जब भी हम किसी टाइम इंटरवल के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, 10 मिनट में, है ना, 15 मिनट में, t बराबर 5 सेकेंड था और वहाँ पर हमने रिएक्शन शुरू की, वहाँ से t बराबर 20 सेकेंड तक, तो बीच का जो इंटरवल है 15 सेकेंड में, इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो जब भी टाइम इंटरवल दे रखा हो, हमको पर्टिकुलर समय अंतराल दे रखा हो, उस समय हम जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो हमेशा हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो रिएक्शन बीच में घट सकती है, बढ़ सकती है, जो भी हमने जो निकाला है वो पर्टिकुलर उस टाइम इंटरवल में निकाला है, तो हम जो भी स्पीड निकालेंगे वो होगी हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का औसत वेग होगी। आप कहोगे कि दूसरा क्या है, तात्क्षणिक वेग है सेकेंड, तो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब पर्टिकुलर टाइम पर, 5वें सेकंड पर या 6ठे सेकंड पर, t बराबर 20वें सेकंड पर स्पीड क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, t बराबर 20वें सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी। तो पर्टिकुलर समय पर, किसी समय विशेष पर अगर जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक वेग। और किसी टाइम इंटरवल के अंदर अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए आप। तो हम सबसे पहले देखेंगे अभिक्रिया का औसत वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको परिभाषित कर लें, उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकालें। तो किसी निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर मैंने आपको पहले बताया टाइम इंटरवल हो तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे शो करेंगे, आर एवरेज यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका सूत्र क्या है, औसत वेग क्या होगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। माना कि कोई अभिकारक है जिसको मैंने रिएक्टेंट के आर के रूप में शो किया, वो उत्पाद में बदलता है, ठीक है। तो उसका औसत वेग क्या होगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के आगे लग जाएगा माइनस। देखो जब भी हम किसी, जैसे आर लिख रखा है और आर को मैंने ब्रैकेट में लिखा, मतलब ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर है। इसको एक्टिव मास भी कहते हैं, आपने 11th में पढ़ा भी होगा। इसको कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी भी कहते हैं और एक्टिव मास भी कहते हैं। ब्रैकेट लगा दिया मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और माइनस क्यों लगाया हमने आगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ में घटती है। अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सांद्रता घटती जाएगी और घटती जाएगी, इसलिए हमने आगे माइनस लगाया, ठीक। अगर इसी को मैं प्रोडक्ट के रूप में शो करूं, क्योंकि अपन ने परिभाषा क्या लिखी थी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, समझ में आया, अपॉन परिवर्तन में लगा समय, डेल्टा टी हो गया ये, और परिवर्तन क्या हो गया, डेल्टा आर हो गया। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगा। अगर मैं इसको प्रोडक्ट के रूप में शो करूं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा पी हो गया ब्रैकेट में, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, अपॉन परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी हो गया। और चूंकि ये उत्पाद है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, इसलिए इसके आगे लगाएंगे हम प्लस। तो हमेशा याद रखो, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के हिसाब से अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो उसके आगे लगेगा माइनस, और प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय, परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी से अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो उसके आगे लगेगा प्लस। और अपने को याद नहीं रहे तो हमेशा याद रखो, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है इसलिए वहाँ लगेगा माइनस। प्रोडक्ट हमेशा समय के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है प्रोडक्ट बनता जाता है, तो उसके आगे लगेगा प्लस, ठीक। अब ये R क्या है, डेल्टा R, ये R2 माइनस R1 है। क्या है, R2 माइनस R1। माना कि T बराबर 1 सेकंड पर सांद्रता थी R1 और T बराबर 10 सेकंड पर थी R2। तो R2 माइनस R1 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से ही निकालते हैं। तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर हम प्रोडक्ट से निकालें तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। सिंपल लॉजिक है। अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँ तो मैं कैसे शो कर सकता हूँ, आर एवरेज यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ मैंने अगर दोनों को मिक्स फॉर्म में लिखा,
यहाँ प्लस माइनस दोनों निशान लगा है। प्लस कब लगेगा? जब वो सांद्रता में परिवर्तन किसका हो? उत्पाद का हो। माइनस कब लगेगा? जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो। समझ में आया? तो अगर उत्पाद के लिए निकाल रहे तो प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और रिएक्टेंट से निकाल रहे हैं तो माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया? यहां मैंने स्पष्ट लिख रखा है, आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या लिख रखा है? यहाँ पॉजिटिव चिन्ह उत्पाद के लिए प्रयुक्त करते हैं क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। यहाँ नेगेटिव चिन्ह अभिकारक के लिए प्रयुक्त करते हैं क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। सांद्रता में परिवर्तन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, परंतु अभिक्रिया का वेग सदैव पॉजिटिव ही होगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो, अभिक्रिया का वेग, अभिकारक की सांद्रता माना कि पहले C1 थी, है ना, कुछ समय बाद अभिकारक घट करके C2 हो गया, है ना, तो C2 माइनस C1 क्या होगा? C2 तो कम है, C1 ज्यादा है, तो C2 माइनस C1 नेगेटिव होगा। तो यहां पर सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। प्रोडक्ट में क्या होगा? उत्पाद तो बढ़ेगा, उत्पाद के लिए C1 कम होगा, C2 ज्यादा होगा, C2 माइनस C1 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वो अपन आगे भी देख रहे हैं। और ठीक है, तो हमने इसलिए माइनस लगाया ताकि वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब ये है कि किसी भी अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी। किसी भी अभिक्रिया का वेग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सांद्रता में परिवर्तन नेगेटिव हो सकता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होगी या ज्यादा से ज्यादा जीरो होगी। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। नेगेटिव का मतलब क्या है? उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो बात मैंने आपको अभी बताई वो मैं आपको यहां पर ग्राफ से सिद्ध कर दूंगा। ठीक, देखते हैं ग्राफ। यहां पर मैंने दो ग्राफ बनाए, एक रिएक्टेंट के लिए बनाया और एक उत्पाद के लिए बनाया। देखिए, ये जो फर्स्ट ग्राफ है वो है अभिकारक के लिए, ये जो सेकंड ग्राफ है वो है उत्पाद के लिए। पहले हम देखते हैं अभिकारक को। ठीक है, इससे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखना आप देखिए यहां पर अभिकारक की सांद्रता हम जानते हैं समय के साथ घटती है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक, अब यहां पर माना कि T1 समय पर सांद्रता थी C1, T2 समय पर थी C2। तो आप देखिए T1 समय पर सांद्रता C1 ज्यादा थी और T2 समय पर जो सांद्रता C2 है वो कम है। देखो, C2 ऊपर आ रहा है, C1 ऊपर आ रहा है, C2 नीचे आ रहा है ना। तो यहां पर C1 लेस देन C2 लेस देन C1। ठीक है, तो जब हम इसकी अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा C निकालेंगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। डेल्टा C क्या होता है? C2 माइनस C1। अब C2 क्या है? C2 तो कम है, C2 इज लेस देन C1। तो C2 माइनस C1, कम में से ज्यादा घटा रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा ना। सीधी सी बात है, C2 माइनस C1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसलिए हमने आगे नेगेटिव लगाया ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता में परिवर्तन नेगेटिव है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है। यही मेन चीज है, बेसिक चीज यही है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता में परिवर्तन नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी। चलो इसको प्रोडक्ट के लिए देखते हैं अपन। जब उत्पाद के लिए मैंने ग्राफ खींचा तो ग्राफ तो समय के साथ सांद्रता बढ़ रही उत्पाद की। तो देखिए T1 समय पर था C1, T2 समय पर था C2। यहां देखो C2 ज्यादा है, C2 इज ग्रेटर देन C1। C2 ऊपर है, C1 नीचे। ठीक है, तो यहां पर अभिक्रिया की दर हम जब निकालेंगे तो सूत्र क्या लगाएंगे? C2 माइनस C1। तो यहां तो C2 ज्यादा है, C1 कम है, तो C2 माइनस C1 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए हम आगे प्लस लगाते हैं जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ जाए। तो कहने का मतलब यहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव है, यहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव है,
लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। बस मुझे इतना सा समझाना था आपको। इसीलिए हम जब रिएक्टेंट के सांद्रता में परिवर्तन से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो उसके आगे माइनस लगा देते हैं, और प्रोडक्ट से निकालते हैं तो उसके आगे प्लस लगा देते हैं। और याद करने के लिए मैंने आपको टेक्निक बता दी कि रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता हमेशा समय के साथ घटती है, इसलिए उसके आगे माइनस लगा दो। प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, उसके आगे प्लस लगा दो। याद रखने की भी जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं। तो ये तो हमने निकाल दिया पर्टिकुलर किसी टाइम इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको बता रहा हूं तात्क्षणिक वेग, इसे वास्तविक वेग भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में कभी आ जाए कि इसका वेग निकालिए, इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए, तो वेग कौन सा वेग, आप कंफ्यूज हो गए। वेग तो हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं भाई, हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी तात्क्षणिक वेग पढ़ रखा है, हमने औसत वेग, कौन सा वेग है स्पष्ट कीजिए ना, है कि नहीं। जैसे हम जब बचपन में छोटे थे और हमको सर पढ़ाते थे, जैसे वो हाइड्रोजन बोलते और हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती। अरे हाइड्रोजन तो H भी होता है और H2 भी होता है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसका समाधान हमको तो नहीं मिला, लेकिन जब हम बड़े हुए तो नई बुक्स आई जब NCERT की, तो उसमें बहुत ही अच्छा समाधान था। जब H2 होता तो उसको डाई हाइड्रोजन बोलते, और जब H होता तो उसको केवल हाइड्रोजन बोलते। तो नए बच्चों को तो बहुत सुविधा मिली, हम तो बहुत कंफ्यूज हुए बचपन में। तो यहाँ पर भी जो जैसे आपका आया वेग, तो वेग का मतलब वो तात्क्षणिक वेग है। आया समझ में। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही मान करके चलना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, किसी समय विशेष पर अभिक्रिया का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब उसको निकालेंगे कैसे भैया, देखो तात्क्षणिक वेग निकलेगा एवरेज वेलोसिटी के ग्राफ से ही निकलेगा। जो हम ग्राफ खींचते हैं, वक्र खींचते हैं, कर्व खींचते हैं, उसी से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उस समय के संगत सांद्रता समय वक्र पर बिंदु बी निकालेंगे, उस बिंदु बी पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींचेंगे। इस स्पर्श रेखा की जो ढाल है, स्लोप है, उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो आगे, देखिए आगे मैंने वक्र खींच रखा है, कैसे करते हैं देखिए। समय और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींच रखा है। ये सांद्रता किसकी है भाई, बताओ ग्राफ किसका है, बताओ अंदाज से। ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में घट रही है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट के लिए हमने ग्राफ खींच रखा है। अब देखिए आप यहाँ पर कि मुझे पर्टिकुलर T1 समय पर मुझे निकालना है इसकी तात्क्षणिक यानी T1 समय पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी। तो मैं T1 के ऊपर खींचूंगा। ये इस वक्र को किस बिंदु पर काट रहा है, बी पर काट रहा है, बी पर काट रहा है। इस बी बिंदु पर मैं खींचूंगा स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींचूंगा। यहाँ से टेंजेंट आप मैथ्स में जानते हैं, स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी। यहाँ पर तो एक ही होगी, उस स्पर्श रेखा को खींचेंगे। इसकी भी टेक्निक है, वो आप देखना किसी वृत्त पर स्थित बिंदु की स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, ये आपको मैथ्स में पता लगेगा, है ना। बायोलॉजी वाले भी यूट्यूब पर सर्च करें, इधर उधर देखें, थोड़ा बहुत तो रिसर्च करें, सर्च करें, तो अपने को ज्ञान में वृद्धि होगी। और आपको भगवान ने, ईश्वर ने इतनी अच्छी सब्जेक्ट दे रखी है कि आपका ध्यान तो कहीं और जाना ही नहीं चाहिए, पढ़ने में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर उस बिंदु पर जब हम टेंजेंट खींचते हैं ऐसे, इसकी जो ढाल है, ढाल मतलब कितनी झुकी हुई है। ये आपने सरल रेखा का ढाल देखा होगा, ये तो होती है पॉजिटिव और ये होती है नेगेटिव, देखी थी ना आपने, ठीक है। तो इस वक्र में समय विशेष T1 पर संगत बिंदु B ज्ञात कर लेते हैं। इस पर स्पर्श रेखा AB खींचते हैं। ये AB मैंने स्पर्श रेखा खींच ली, नाम दिया इसका AB। इसका ढाल स्लोप जो होगा, वो स्लोप का एक सूत्र होता है। किसी भी रेखा का ढाल कैसे निकालते हैं हम, पता है आपको, tan थीटा से निकालते हैं। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर क्या है, OA अपॉन OC या DC अपॉन DT, ठीक है। अब चूंकि ये किसके लिए है, क्योंकि अब ये ढाल तो होगा DC अपॉन DT, और हम जानते हैं ढाल क्या है, ये नेगेटिव ढाल है, क्योंकि ये ढाल ऐसा है। अगर ये ढाल ऐसा होता तो पॉजिटिव, लेकिन ये ढाल ऐसा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप है ये, ठीक है। ये मैथ्स वाले अच्छे से जानते हैं। और थोड़ा बहुत अगर y बराबर mx प्लस c का अध्ययन करोगे आप, y बराबर सरल रेखा प्लस c, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो m है वो m इक्वल टू tan थीटा है, और वो इस प्रकार से कोई सरल रेखा हो उसके लिए। अगर ये सरल रेखा अगर
ऐसे होगी तो ये m की जगह माइनस m हो जाएगा, इसका ढाल नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिएक्टेंट के लिए ढाल नेगेटिव ही होगा और प्रोडक्ट के लिए ढाल पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली। तो तात्क्षणिक वेग हम कैसे निकालते हैं, आप देखिए, इससे पहले वाले स्लोप में देखिए आप, अगर औसत वेग के दे रखे हमको ये T1 और T2, इसके बीच के अंतर को मैं कम करता जाऊं, डिफरेंस को कम करता जाऊं, लास्ट में आकर के एक बिंदु पर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, है ना। और एक ही बिंदु T बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी अगर औसत वेग के समय अंतराल T2 माइनस T1 को मैं कम करता जाऊं, शून्य की ओर अग्रसर करता जाऊं, तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जानी चाहिए। यही मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, ठीक। औसत वेग के समय अंतराल को शून्य की ओर अग्रसर करने पर तात्क्षणिक वेग प्राप्त होता है। तो आर इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वेग क्या होगा, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा जी। अपन ने औसत वेग का सूत्र निकाला था प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, उसके आगे हमने लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंस टू 0, समय अंतराल 0 की ओर अग्रसर है। तो ये अवकलन के नियम के अनुसार, लिमिट और कंटिन्यूटी के नियम के अनुसार ये सूत्र किसमें बदल जाएगा, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी पर, डेल्टा स्मॉल डी में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ डी सी क्या है, सांद्रता में अनंत सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन, और डी टी क्या है, परिवर्तन में लगा अनंत सूक्ष्म समय, बहुत ही कम समय, ठीक है। इससे निकालते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो ग्राफ है उसमें पर्टिकुलर टाइम के ऊपर देखेंगे हम, वो वक्र को किस बिंदु पर काटता है, उस बिंदु पर हम टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचेंगे, उस स्पर्श रेखा का ढाल निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप ही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी। देखो मुख्य रूप से तो मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक तीसरी टाइप की भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, जिसको कहते हैं हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, प्रारंभिक वेग। तो होता क्या प्रारंभिक वेग, तो t बराबर 0 पर जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है उस समय जो अभिक्रिया का वेग होता है उसे ही हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। कैसे निकालेंगे, ग्राफ से निकालेंगे ऑब्वियसली। ग्राफ हमने देख रखा है, ये ग्राफ है रिएक्टेंट का इस तरीके से। तो इस बिंदु पर तो यहाँ है ना, इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे। तो इस स्पर्श रेखा t बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, उस बिंदु को देखेंगे जो वक्र t बराबर 0 पर टच कर रहा है, उस बिंदु B पर हम टेंजेंट खींचेंगे, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमने जैसे किया। और फिर हम निकालेंगे ढाल क्या होगा, माइनस डी सी अपॉन डी टी, टेन थीटा के बराबर होगा। इसी को कहेंगे हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, ठीक। तो आज की वीडियो में आपने केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, ऊष्मा गतिकी और केमिकल काइनेटिक्स क्या वर्क करती है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं, ये आपने आज की वीडियो में विस्तार से देखा। आप इसे अच्छे से समझिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, यही नोट्स हैं आपके और यही नॉलेज है, ठीक। तो अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम। धन्यवाद।